नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास भी है कि आप स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टीवी 20 न्यूज। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, बर्मा टावर, नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे, आजमगढ़। प्रोप्राइटर हैं अशोक वर्मा और मोबाइल नंबर है 9415207728। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के द्वारा बालिकाओं महिलाओं की सुरक्षा और उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कल्याणकारी व सुरक्षा योजनाओं के लिए जागरूकता अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन में आज मिशन शक्ति अभियान के क्रम के तहत बालिकाओं तथा महिलाओं को नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन अभियान के बारे में जागरूक किया गया तथा बालिकाओं एवं महिलाओं को उनके प्रति होने वाले किसी भी अपराध एवं संबंधित अपराधियों के बारे में तत्काल पुलिस शक्ति मित्र महिला पुलिसकर्मियों को सूचना देने के लिए जागरूक किया गया। महिलाओं एवं बालिकाओं को हेल्पलाइन नंबर जैसे 1076, 1090, 1923, 102, 108, 1098 तथा 1078, 181, 112 आदि के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया तथा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मौजूद ऐप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि का सावधानीपूर्वक इस्तेमाल करने एवं महिला अपराध आदि की जानकारी देते हुए उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। अखिल भारतीय अति पिछड़ा आरक्षण मंच का प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन संपन्न हुआ। सम्मेलन में अखिल भारतीय अति पिछड़ा आरक्षण मंच के सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे। प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन में संगठन के पदाधिकारियों द्वारा मांग की गई कि रोहिणी आयोग की रिपोर्ट को अविलंब प्रकाशित कर लागू किया जाए। 2 जजों की नियुक्ति प्रक्रिया में कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त किया जाए। 3 SC ST की तर्ज पर अति पिछड़ा वर्ग के लिए लोकसभा एवं विधानसभा में सीट के आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। 4 अति पिछड़ों के संख्या बल के आधार पर बजट का प्रावधान हो। सामंतवादी जातिवादी के कारण हत्या लूट के सबसे ज़्यादा शिकार हमारे अति पिछड़ा समाज के लोग हो रहे हैं। सरकार इस पर अंकुश लगाएं, हमारी मांगों को पूरा की जाए। सम्मेलन में अखिल भारतीय अति पिछड़ा आरक्षण मंच के ट्रेड यूनियन नेता अनिल वर्मा को सम्मानित किया गया। इस मौके पर सुभाष सिंह चंद्रवंशी, राष्ट्रीय संयोजक कुमार बिंदेश्वर सिंह, इंदु चंद्रवंशी, साधना कुमारी सहित तमाम लोग मौजूद रहे। जिला योगासन खेल प्रतियोगिता 2023 2 दिवसीय आयोजन अग्रसेन महाविद्यालय में किया गया। इस कार्यक्रम में जिले के विभिन्न शिक्षण संस्थानों व योग प्रशिक्षण संस्थानों के बच्चों ने भाग लिया। इस दौरान उन्होंने प्रतियोगिता में अपने कौशल का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के अंत में बच्चों को प्रथम, द्वितीय, तृतीय संवर्ग में सम्मानित व पुरस्कृत किया गया तथा प्रमाण पत्र दिया गया। एसोसिएशन के अध्यक्ष नाथुराम मौर्य ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। अपना परिचय बता दें। मैं लौटूराम मौर्य, डिस्ट्रिक्ट योगासन स्पोर्ट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट। अच्छा, आज क्या कार्यक्रम? आज यह जो है हमारे ज़िले में जो है इस योगासन स्पोर्ट एसोसिएशन की चैम्पियनशिप का एक कार्यक्रम चल रहा था। कहाँ से लोग आए? पूरे ज़िले से और विभिन्न जो है ज़िलों माने विभिन्न विद्यालयों से और विभिन्न ऐसे योगा के जो सेंटर हैं वहाँ से तमाम बच्चे आए थे और उनका जो है यहाँ पर प्रतियोगिता हुई है। क्या लोगों को संदेश देना चाहेंगे? संदेश ये देना चाहेंगे कि यह उनके भविष्य के लिए जो है, उनके करियर के लिए के रूप में जो है यह योगासन खेल, चूँकि भारत सरकार ने इस योगासन खेल को खेल के रूप में मान्यता प्रदान कर दी है। अब इस खेल के माध्यम से बच्चे हमारे जो है जिला चैम्पियन, स्टेट चैम्पियन और नेशनल चैम्पियन होंगे और इस तरह से वो अपने करियर को ऊपर आगे बढ़ाएंगे पढ़ाई के साथ साथ। सम्मानित भी किया गया हैं? बच्चों को सम्मानित भी किया गया? हाँ, बच्चों को जो है उनको जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आए थे उनको सिल्वर, गोल्ड और कांस्य दे करके उनको जो है सम्मानित किया गया है और साथ ही उनको एक प्रमाण पत्र भी दिया गया है जो उनके भविष्य में इस डिस्ट्रिक्ट चैम्पियन पार्टिसिपेशन और जो जीते हैं उनके लिए आगे वो सर्टिफिकेट काम। क्या नाम है? मेरा नाम रितु है। अच्छा, आज किस चीज़ का प्रोग्राम हुआ? आप लोग क्या डिस्ट्रिक्ट लेवल चैम्पियनशिप का। किस प्रतिभाग में थी आप लोग? ट्रेडिशनल। क्या और लोग संदेश देना चाहेंगे आप? ये अपॉर्चुनिटी पाकर हम लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी मिली। हम लोग कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे नेशनल लेवल तक पोजीशन लेने की। सरकार से क्या उम्मीद करेंगे आप? बच्चों के लिए और बढ़िया से बढ़िया स्टेडियम बनाएं। बच्चों के लिए और अच्छे स्टेडियम बनाएं और हम लोगों की बहुत सारी हेल्प करें जिससे हम लोग अच्छे पोजीशन पा सके। दैट्स इट। लखनऊ से खबर है। लखनऊ में आगामी 27 सितंबर को बड़े पैमाने पर आंदोलन भारतीय मजदूर संघ करेगा।
विभिन्न सरकारी व गैर सरकारी विभागों में संविदा, आउटसोर्सिंग एवं ठेके पर कर रहे श्रमिकों की समस्याओं को लेकर भारतीय मजदूर संघ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आगामी 27 सितंबर को बड़े पैमाने पर आंदोलन करेगा, जिसमें लाखों श्रमिक इकट्ठा होकर सरकार को अपनी समस्याओं से अवगत कराएंगे। आजमगढ़ जिले में सेठ MR जयपुरिया स्कूल के सभागार में 2 दिवसीय प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक के बाद भारतीय मजदूर संघ ने यह निर्णय लिया है। 2 दिवसीय बैठक के अंतिम दिन आज वेदांता ग्रुप के डायरेक्टर विशाल जायसवाल व ऋतिक जायसवाल ने भारतीय मजदूर संघ के सभी पदाधिकारियों को अंग वस्त्रम प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि भारतीय मजदूर संघ देश में श्रमिकों का सबसे बड़ा संगठन है। इस संगठन ने लगातार उन सरकारों के खिलाफ एकजुट होकर काम किया है जो सरकारी श्रमिक हितों के लिए काम नहीं करती हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में सरकारी संस्थान हो या गैर सरकारी संस्थान, सभी जगहों पर संविदा, आउटसोर्सिंग व ठेकेदारी प्रथा के माध्यम से पढ़े लिखे लोगों का काम दिया जाता है और काम के बदले उचित मूल्य ना देकर उनका शोषण किया जाता है। इन तमाम मामलों को लेकर के 27 सितंबर को बड़े पैमाने पर राजधानी लखनऊ में भारतीय मजदूर संघ उत्तर प्रदेश धरना करेगा और आंदोलन करेगा। करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा लक्ष्य 1 लाख लोगों को लेकर के आने का है। 1 लाख लोग आएंगे, जिसमें खास करके संविदा पर काम करने वाले लोग और NHM में काम करने वाले लोग, साथ ही साथ आंगनबाड़ी, आशा, इनके लोग। और हमने भी माननीय मुख्यमंत्री जी से अपनी मांग की थी कि जो संविदा पे काम कर रहे लोग हैं इनको अगर परमानेंट किया जाए, और अगर जहाँ पर परमानेंट नहीं हो पा रहे इनके लिए कोई न कोई एक प्रदेश स्तर पर कोई नियमावली बनाई जाए, जिससे इनको समान कार्य का समान वेतन मिल सके, कोई छुट्टियाँ मिल सके, ग्रेजुटी मिल सके, इन सब के लिए एक नियमावली बनाई जाए। तो आउटसोर्सिंग कंपनियां जब चाहती हैं तब इनको रखती हैं, जब चाहती हैं निकाल देती हैं। तो इसलिए इनकी एक नियमावली बना करके कुछ काम किया जाए, अन्यथा इनको रेगुलर किया जाए और रेगुलर बेस पे भर्ती की जाए। एक हमारी एक सबसे बड़ी मांग ये है। दूसरा, आशा क्या जो मानदेय बढ़ाया गया तो मानदेय को पूरा दिया नहीं, तो हमारी ये मांग है कि आशा को जो इंसेंटिव बढ़ाया उस इंसेंटिव को मानदेय के रूप में कहा जाए और मानदेय के रूप में उनका कुछ पैसा बढ़ाया जाए। आंगनबाड़ी के लिए भी जो 1500 बढ़ाया था, 1500 में पूरा 1500 अभी तक नहीं दिया है। वो भी हमारी मांग है कि आंगनबाड़ी की जो 4 मांगे हैं उनको भी पूरा किया जाए। और अनुसूचित उद्योगों का जो वेज रिवीजन है हर 5 साल के बाद होता है, वेज बोर्ड बैठता है, अभी तक वो वेज बोर्ड बैठा नहीं। उसके लिए ये हमारी डिमांड है कि वो वेज बोर्ड बनाया जाए। इन सब बातों को लेकर के हम ये बैठक में ये सब निर्णय लिए हैं और निर्णय के पश्चात अगर इस कार्य को सरकार नहीं मान रही है, हम लिख करके दे रहे हैं, हम कह रहे हैं, नहीं मान रही तो हमने निर्णय लिया कि 27 सितंबर को हम लखनऊ में एक बड़ा प्रदर्शन 1 लाख लोगों का। आपको नहीं लगता कि सरकार की नीतियां श्रमिक विरोधी हैं? देखिए, सरकार कोई भी हो, अभी तक मैंने किसी सरकार को नहीं देखा जो श्रमिकों के पक्ष की सरकार है। और ये उत्तर प्रदेश भारतवर्ष में नहीं पूरे विश्व में ऐसी कोई सरकार अभी मैंने नहीं देखी जो श्रमिकों के पक्ष में खड़ी होती। तो श्रमिक सरकारें तो सभी विरोध करती हैं, तो ये विरोध कर रही है, ये कोई नया नहीं है। सरकारें सभी विरोध करती है, श्रमिक पक्षों के हम ट्रेड यूनियन करते हैं, हम उसके लिए उनके प्रोटेक्शन के लिए खड़े होते हैं, उनकी रक्षा के लिए खड़े होते हैं। हम अपना कर रहे हैं, सरकार अपना काम कर रही है। हिंदी भाषा के उन्नयन में सक्रिय संस्था साहित्य अनुरागी ने रविवार को हिंदी कार्यशाला का आयोजन सर्वोदय पब्लिक स्कूल हरबंसपुर में किया। कार्यशाला में कक्षा 8 से 12 तक के 1.5 दर्जन विद्यालयों के सैकड़ों छात्र छात्राओं ने भाग लिया। कार्यशाला में विषय विशेषज्ञों ने कविता, कहानी, कौशल पर छात्र छात्राओं से संवाद करते हुए हिंदी भाषा के प्रति अभिरुचि का संचार किया। हिंदी कविता लेखन पर प्रकाश डालते हुए साहित्यकार पंकज गौतम ने कहा कि मानव मूल्य जितनी गहनता से व्यक्ति के हृदय में स्थापित होंगे उतनी ही उत्कृष्ट सृजनात्मकता आएगी।
सृजनात्मकता को जब शब्द में पिरोते हैं वो साहित्य की विद्या का निर्माण करता है। यह विद्या ही कहानी, कविता और निबंध लेखन के रूप में प्रसारित होती है। कार्यशाला में कहानी लेखन पर कथाकार हेमंत कुमार ने कहा कि हमारे आसपास की घटनाओं में ही हमारी कहानी का विषय और पात्र भी होते हैं। कहानी लेखन में हम 2 रास्तों का चयन करते हैं। पहले में कोई सच्ची घटना जिसमें हम वास्तविक पात्र का नाम बदलकर उस घटना में प्रेरक विषयों को शब्द में पिरोकर संकलित करते हैं। दूसरे में विभिन्न घटनाओं के अनेक बिंदुओं को संकलित कर एक काल्पनिक घटना का सृजन करते हुए उसका लेखन कर कहानी का रूप देना है। लखीमपुर खीरी में एक वायरल वीडियो में शराबी शिक्षक को ई रिक्शा पर बांध कर लाया गया है। बच्चे नशेड़ी शिक्षक पर पानी छिड़ककर जगा रहे हैं। मामला पसकमा के कुरमुलिया शम्बेलियन स्कूल का बताया जा रहा है। पीले पीले वो मोरे जानी, पीले पीले वो मोरे रासा की गाने लोग इस वीडियो को जोड़ करके देख रहे हैं। तस्वीरें लखीमपुर खीरी का बताई जा रही है। इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि एक शिक्षक शराब पीकर नशे में टुल्ल हैं, जिसे ई रिक्शा पर बांध कर लाया गया है और बच्चे नशेड़ी शिक्षक पर पानी छिड़क कर जगा रहे। हालांकि इस वीडियो की TV20 न्यूज़ पुष्टि नहीं करता है। चलो आप सबका स्वागत है असर एजुकेशन पर। आज हम मिल बैठकर सोनार जाति के इतिहास को जानेंगे। सोनार भारत और नेपाल में पाया जाने वाला एक हिंदू जाति है। इस वीर और महान जाति का इतिहास स्वर्णिम और गौरवशाली रहा है। ये भारत की मूल निवासी जाति है। ये सुंदर, चरित्रवान और साहसी होते हैं। इन्हें सोनार या स्वर्णकार भी कहा जाता है। मूलतः ये क्षत्रिय वर्ण में आते हैं, इसीलिए इन्हें क्षत्रिय स्वर्णकार भी कहा जाता है। गुजरात और राजस्थान में इस समुदाय को सोनी के नाम से जाना जाता है। हरियाणा में इन्हें प्रायः स्वर्णकार के रूप में जाना जाता है। पंजाब और राजस्थान में मैर राजपूत सोनार का काम करते हैं। आइए जानते हैं सोनार जाति का इतिहास। सोनार की उत्पत्ति कैसे हुई? सोनार का पेशा। इनका पारंपरिक पेशा सोना, चांदी और अन्य बहुमूल्य धातुओं से आभूषण का निर्माण करना और बिक्री करना और बहुमूल्य रत्नों का व्यापार करना है। ये दूसरों के पुराने गहने की खरीदारी भी करते हैं और उन्हें उचित मूल्य लगाकर पैसे देते हैं। गहना गिरवी रखकर ब्याज पर पैसा देने वाले सोनार कहलाते हैं। हालांकि सोनार आज भी अपने परंपरागत कार्य यानी कि सोने और अन्य बहुमूल्य धातु के आभूषण निर्माण और विक्रय का कार्य करते हैं। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले कुछ सोनार परंपरागत कार्य छोड़ खेती भी करने लगे हैं। लेकिन बदलते समय में बेहतर शैक्षिक सुविधाओं और रोजगार के नए अवसरों की उपलब्धता के साथ ये अन्य पेशा और व्यवसाय को भी अपनाने लगे हैं, जिसमें वो काफी सफल भी हो रहे हैं। कटक के सोनार 1873। सोनार किस कैटेगरी में आते हैं? बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में इन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सोनार की जनसंख्या कहां पाए जाते हैं? सोनार जाति भारत के सभी राज्यों में निवास करती है। यह मुख्य रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। मध्य भारत के राज्यों जैसे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इनकी अच्छी खासी आबादी है। अमीर और संपन्न सोनारों की आबादी गांवों के मुकाबले शहरी क्षेत्रों, विशेष रूप से बड़े शहरों में अधिक है। सोनार किस धर्म को मानते हैं? सोनार मुख्य रूप से हिंदू होते हैं, लेकिन इसके कुछ सदस्य सिख भी हैं जो हरियाणा और पंजाब में पाए जाते हैं। सोनार जाति वर्ग और सरनेम। अन्य जातियों की भांति सोनार जाति में भी उपसमूह या उपजातियां पाई जाती है। इस जाति में अल की परंपरा प्राचीन है। सोनार जाति प्रादेशिक और गैर क्षेत्रीय समूहों में विभाजित है, जिसे अल कहा जाता है। अल का अर्थ होता है निकास, अर्थात जिस जगह से इनके पूर्वज निकलकर आए और दूसरी जगह जाकर बस गए। प्रत्येक उप समूह एक विशेष क्षेत्र से जुड़ा हुआ है जहां से इनके पूर्वज थे।
जैसे पसैठा मूल रूप से मध्य प्रदेश के रीवा और सीधी जिले के रहने वाले। कुछ प्रमुख हल्लों के नाम इस प्रकार हैं: अखिलहा, अग्रोया, कटलिया, कालेदारवा, कटारिया, कटकारिया, कड़ैल, कदीमी, कुकरा, देखालतिया, खजवानिया, गैदहिया, ग्वारे। सुनार जाति में प्रचलित प्रमुख उपनाम है सोनी, सूरी, सेठ, स्वर्णकार, शाह, भूटानी, सोनिक, कपूर, बब्बक, मेहरा, रस्तोगी, वर्मा आदि। सुनार शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? सुनार शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शब्द स्वर्ण जोड़कार से हुई है। स्वर्ण का अर्थ होता है सोने की धातु और कार का अर्थ होता है बनाने वाला। इस तरह से सुनार शब्द संस्कृत के शब्द स्वर्णकार का अपभ्रंश है, जिसका अर्थ होता है सोने की धातु से आभूषण बनाने वाला। सुनार जाति का इतिहास। सभ्यता के आरंभ में निश्चित रूप से कुछ ऐसे लोग जो सोने और बहुमूल्य धातुओं से आभूषण बनाने की कला में निपुण थे। पीढ़ी दर पीढ़ी काम करते हुए उनकी एक जाति बन गई, जिसे आम बोलचाल की भाषा में सुनार कहा जाने लगा। समय के साथ सुनार जाति के व्यवसाय को अन्य वर्ण और जाति के लोगों ने भी अपनाना शुरू कर दिया और वे स्वर्णकार कहलाए। इसका अर्थ यह हुआ कि स्वर्णकार किसी अन्य जाति के भी हो सकते हैं। सुनार जाति की उत्पत्ति के बारे में कोई लिखित दस्तावेज नहीं है। इस जाति की उत्पत्ति के बारे में कई मान्यताएं हैं। वुमन शोइंग हर ज्वेलरी, सोनवा नामक दैत्य और सुनार की कहानी। एक किंवदंती के अनुसार सृष्टि के आरंभ में देवी गॉडेस देवी मानव जाति के निर्माण में व्यस्त थी। सोनवा नामक एक विशालकाय दैत्य, जिसका पूरा शरीर सोने से बना था, देवी की रचनाओं को उतनी ही तेजी से खा जाता था जितनी तेजी से माता उसका निर्माण करती थी। फिर राक्षस को चकमा देने के लिए देवी ने एक सुनार को बनाया और उसे कला के उपकरण दिए। मैद क्षत्रिय स्वर्णकार समाज। सुनार जाति की उत्पत्ति के बारे में एक पौराणिक कथा प्रचलित है। लोकमानस में प्रचलित जनश्रुति के अनुसार त्रेता युग में भगवान परशुराम ने जब एक एक करके सभी क्षत्रियों का संहार करना आरंभ कर दिया तो दो क्षत्रिय राजपूत भाइयों को सारस्वत ब्राह्मण ने बचा लिया और उन्हें कुछ समय के लिए मैद बता दिया। उनमें से एक भाई ने सोने से आभूषण बनाने का काम सीख लिया और सुनार बन गया, जबकि दूसरा भाई खतरे को भांप कर खत्री बन गया। फिर दोनों भाइयों ने आपस में रोटी और बेटी तक का संबंध ना रखा ताकि किसी को इस बात का पता ना चले कि दोनों वास्तव में क्षत्रिय हैं। वर्तमान में इन्हें मैद राजपूत के नाम से जाना जाता है। यह वही राजपूत हैं जिन्होंने सोने के आभूषण बनाने को अपने पारंपरिक कार्य के रूप में चुना है। मैर राजपूत। मैर राजपूत स्वर्णकार समुदाय पारंपरिक रूप से उत्तर भारत में पाया जाता है। स्ट्रक्चर एंड चेंज इन इंडियन सोसाइटी नामक पुस्तक में इस बात का जिक्र मिलता है कि मैद समुदाय उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने ब्रिटिश शासन द्वारा आधिकारिक वर्गीकरण को चुनौती दी थी। यह वर्गीकरण काफी हद तक सर हर्बर्ट होप रिस्ले के सिद्धांतों पर आधारित था। इस प्रणाली के तहत भारत के विभिन्न समुदायों को 1901 की जनगणना में सामाजिक संरचना के अंतर्गत वर्गीकरण करके स्थान दिया गया था। 1911 में मैर जाति के लोगों ने उस वर्गीकरण को पलटने के लिए याचिका दायर किया गया था, जिसमें कहा गया था कि आदिकाल से हम समाज में अपने भाई राजपूतों के समान उच्च स्थान रखते थे, लेकिन कई उतार चढ़ाव के दबाव में हमें किसी हस्तशिल्प द्वारा अपना जीवन यापन करना पड़ा। आमतौर पर हम कीमती धातुओं में काम करना पसंद करते हैं, इसीलिए हम समाज में सोनार या जौहरी कहलाने लगे। आज हमने सर्वशक्तिमान ईश्वर की कृपा और ब्रिटिश अधिकारियों के मदद से अपनी खोई हुई राजपूत प्रतिष्ठा और उपाधि फिर से वापस पा लिया है। आजमगढ़ जिले के एरोला क्षेत्र में रविवार को अखिल भारतीय किसान सभा के प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज बेग और आजमगढ़ किसान सभा के जिलाध्यक्ष त्रिलोकीनाथ के नेतृत्व में पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया और शासन सत्ता के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विभिन्न मांगों से संबंधित 10 सूत्री मांगों का ज्ञापन मुख्यमंत्री को संबोधित भेजा गया। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज बेग ने कहा कि पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है। आजमगढ़ में हर रोज अपराधियों द्वारा बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ ही नहीं दिख रही है। किसान मजदूर व्यापारी परेशान है, महंगाई लोगों की कमर तोड़ रही है, लेकिन सरकार सिर्फ बड़े बड़े वादे कर बड़े बड़े भाषण दे रही है। इम्तियाज बेग ने कहा कि हमारी मांग है किसानों और मजदूरों को 10,000 वृद्धा पेंशन हर महीने दी जाए, वही किसानों की कर्ज माफी की जाए, कृषि हेतु मुफ्त बिजली किसानों को दी जाए। पूरे प्रदेश में आवारा पशु
छुट्टा पशुओं से किसान परेशान हैं। आवारा छुट्टा पशुओं से नुकसान हुई फसलों का मुआवजा और उसमें होने वाली जनहानि सुरक्षा की गारंटी सरकार दे। MSP को कानून में मान्यता दे। पूरी अरौला क्षेत्र में इस समय बिजली की भारी समस्या चल रही है। यहाँ तक कि आंदोलन के लिए भी समय निर्धारित किया गया है। बिजली व्यवस्था जर्जर तार और मशीनों को दुरुस्त किया जाए। दशकों से अरौला कप्तानगंज मार्ग दशकों से लोग दंश झेल रहे हैं। मार्ग का निर्माण करा जाए। अन्यथा की स्थिति में मार्ग पर होने वाली जो भी दुर्घटनाएं होती हैं PWD विभाग उसकी समस्त इलाज से खर्चा उठाए। बड़े बड़े गड्ढों में दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन सरकार और PWD विभाग सो रहा है। लोग आंदोलन भी कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कानून पर चुप्पी नहीं रेंग रही है। अधिकारी भी सोच मस्ती कर रहे हैं। सिर्फ कानून का राज है और बुलडोजर का डंका बज रही है, लेकिन अधिकारी अपनी ही सरकार का आदेश नहीं मान रहे हैं और सरकार भी उन्हीं अफसरों की पीठ थपथपा रही है जो अखंड भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। सुनिए और क्या कुछ का किसानों ने। बिजली की समस्या है, नहरों में पानी नहीं है, सड़क इतनी खराब है कि आदमी चल नहीं सकता, रोज घायल हो रहे हैं, लोग गिर रहे हैं और सालों हो गया इस पर कोई सिंचाई नहीं हो, कोई निर्माण नहीं हो रहा। कुछ कागज में सरकार कह रही कि सड़क बनाई जा रही है, ये समझ में नहीं आता कहाँ बना रहे हैं। महंगाई चरम सीमा पर है, मजदूर परेशान है, किसान परेशान है, अध्यापक परेशान है, सब परेशान है। 90% जनता जिले की इस इलाके की परेशान है। कब बिजली आएगी पता नहीं, कब पानी नहर में आएगा पता नहीं। और उसी तरह से कि सरकार का रवैया देखते हुए प्रकृति भी हमसे नाराज़ हो गई है कि पानी नहीं बरस रही है। दिल्ली में बाढ़ आ रही है, उत्तराखंड में बाढ़ आ रही है, बम्बई में बाढ़ आ रही है और यहाँ कुछ नहीं आ रहा, पानी नहीं बरस रहा है। इसके खिलाफ अगर सरकार ने सोचा नहीं कि नहरों में कैसे पानी आएगा, बिजली कैसे आएगी, महंगाई रोकी नहीं जाएगी और रोड नहीं बनेगा, तो उत्तर प्रदेश किसान सभा अनिश्चितकालीन हड़ताल अब घेरेगी डीएम को और वहीं बैठ जाएगी जब तक कि ये काम शुरू नहीं हो जाएगा, बंद नहीं जाएगी। हाँ। जिला अध्यक्ष त्रिलोकीनाथ, हम लोग आज यहाँ एक बैठक हुई, सरकार को एक चेतावनी दे रहे हैं कि जो इस भीषण गर्मी में कम से कम बिजली 18 घंटा 22 घंटा रहे, नहर में पानी आवे, किसानों को रोपाई बढ़िया हो सके और किसान को बिजली की समस्या हल हो। नहर में पानी, बिजली किसान का, और ये सड़कें जो हैं एकदम टूट गई हैं, चाहे वो हसनाडी की सड़क हो। एक गांव में गया हसनाडी में एकदम खरंजे पे इतनी माटी छलक रही है, पूरा हालत ख़राब है। यहाँ देखिए अभी आज हम लोग आए हैं यहाँ सफाई के लिए, इतना कचरा यहाँ पड़ा था। हम लोग कहीं थोड़ा बैठ करके अपनी बात कहें, सफाई वाला ही बैठे थे, लोग सुनबो नहीं कर रहे हैं। इतना ज़्यादा लूटपना है हम लोगों का। सरकार उसको भुगतान कर दे, खाद बीज की व्यवस्था करे और ज़्यादा से ज़्यादा अगर सूखा बरसात नहीं होती है तो हम लोगों को सूखा घोषित कर दिया जाए। ये ज़िला सूखा घोषित हो, किसानों को जितना इसका मुआवजा मिले। और इसके बाद इस सब कर्म करने के बाद हम लोग फिर जा रहे हैं तहसील पर और भीषण से भीषण प्रदर्शन करेंगे, तहसील का घेराव करेंगे। फिर सितंबर के महीने में जिले पर जा करके घेराव कर रहे हैं। गांव-गांव हम लोग बटोर करके किसानों को जागृत कर रहे हैं। एक संगठन के माध्यम से हम लोग लाखों की संख्या में आजमगढ़ को घेराव करेंगे। आजमगढ़ के उतरौलिया से खबर है, जहां स्थानीय नगर पंचायत और आसपास के ग्रामीण इलाके में चल रहे मुहर्रम के त्यौहार के 10वें दिन यानी शनिवार को ताजिया दफन किया गया। त्यौहार मना रहे शिया बंधुओं द्वारा ताजिया दफन के पहले जुलूस निकालकर जगह जगह मातम किया गया। पूरे क्षेत्र में ताजियादारों द्वारा 93 ताजिया बनाए गए थे। करबला की जंग में हजरत इमाम हुसैन की दीन ईमान की हिफाजत में यजीद के हाथों हुई शहादत की याद में मनाए जा रहे मुहर्रम के 10वें दिन नगर पंचायत कस्बे से निकाला गया। ताजिया जुलूस हाय हुसैन का नारा लगाते हुए मौलानाओं द्वारा हजरत इमाम हुसैन की याद में तकरीर की गई और लोगों ने जंजीरी मातम, नौहा मातम पुरसे याद किया, जिसे देख लोगों ने दांतों तले उंगली दबा लिए। उसके बाद लोगों ने ताजिए को पटेल रोड होते हुए हैदरपुर करबला में ले जाकर दफन कर दिया। इसी तरह क्षेत्र के नगर पंचायत अतरौलिया, बड़ौरा, देहुला, हैदरपुर, भोराजपुर आदि गाँवों से जुलूस निकालकर ताजिया दफन किया गया। इस मौके पर उप जिलाधिकारी प्रशांत कुमार, थानाध्यक्ष प्रवेंद्र कुमार, चौकी प्रभारी बुढ़नपुर, क्षेत्रीय लेखपाल के साथ पर्याप्त पुलिस बल सुरक्षा की दृष्टि से मौजूद रहा। मातमी पर्व करबला का त्यौहार है, आप लोग कैसे मनाते हैं, क्यों यहाँ इकट्ठा होते हैं, क्या है इसका रीजन, इस बारे में? ये हमारे इमाम हुसैन प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे थे, जो 10 करबला को 10वीं तारीख को करबला में यजीद के साथ जो जंग हुई थी उसमें शहीद हो गए थे। और उसी शहादत के दिन को हम तमामी मुसलमान जो है उसी शहादत के दिन में ये लोग बहुत से जगहों पर ये अपने कलाकारी दिखा करके, ताज़िया बना करके लोग अपने करबला पे आते हैं और उसे एक रस्म के तौर पर दफनाते हैं, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए।
इस पर्व मौके पर, इस खूबसूरत मुहर्रम के इस त्यौहार के मौके पर हमें गर्व करना चाहिए कि प्यारे महबूब के प्यारे नवासे इमाम हसन इमाम हुसैन ने हम तमामी मुसलमानों के लिए, हमारे दीन को बचाने के लिए अपने हाथ को यजीद के हाथ में ना दे करके बल्कि अपने सर को यजीद को दे दिया कि हम सर देना गंवारा करते हैं, मगर जो है अपने हाथों को आपके यजीद के हाथों में देना गंवारा नहीं करते। ये इसीलिए ये पर्व जो है इमाम हुसैन की याद में मनाया जाता है। इस दिन हम तमामी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करना चाहिए, कुरान की तिलावत करना चाहिए, नमाज़ें पढ़ना चाहिए। और बहुत से जगहों पर लोग लकड़ी डंडा की कलाकारी करते हैं, जैसे हमारे अतरौलिया में भी अभी कुछ जगहों पे डंडा खेला गया है, लाठी खेला गया, लाठी खेलकर कलाकारी की। और सामने देख रहे हैं लोग अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं, नक्काशी कर रहे हैं, शीशे में जड़ा करके फूल जो है कटिंग करते हैं, काफ़ी दिनों तक मेहनत करने के बाद इसको तैयार करते हैं। उधर देखिए मस्जिद की शक्ल में और उसको ढांचा प्लास्टिक का क्या नाम है फॉर्म का बनाया जाता है। ये सब सारी निशानियाँ, सारी चीज़ें जो है इमाम हुसैन की याद में होता है। कहाँ से आते हैं? यहाँ पे जैसे अतरौलिया के लोग आते हैं, भौराजपुर कला के लोग आते हैं, हैदरपुर के लोग आते हैं और बौरड़ा के भी लोग आते हैं यहाँ पे। बड़ा करबला माना जाता है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्या प्रबंध किए गए? यहाँ देख रहे हैं जगह जगह पर पुलिस लगी है और हम लोगों को सहयोग दे रही है हर चीज़ में, हमको रास्ता साफ कराने में, ये ताज़िया जो है उसके लाने में, ले जाने में। और यहाँ पे जितनी भीड़ है उसको एक जगह इकट्ठा नहीं होने दे रही है। हर जगह बहुत अच्छी व्यवस्था है, पुलिस के द्वारा भी, प्रशासन के द्वारा भी।